मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? मैं मिसेस सरन बोल रही हूँ। पहचाना? मैंने तो तुरंत ही पहचान लिया था, पर उस आवाज ने जैसे अंतस की सारी मिठास ही सोख ली थी। अत्यंत रूखे लहजे में मैंने कहा, माफ कीजिएगा, ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं मिनी की मम्मी बोल रही हूँ। इस नाम के उल्लेख से तो रहा सहा सौजन्य भी समाप्त हो गया। मैंने पूछा, कहिए कैसे याद किया? आपका बेटा, मेरा मतलब है डॉक्टर अजय से अपॉइंटमेंट लेना था। घर पर देख तो लेते हैं ना? एक बार बेटा और फिर देख तो लेते हैं ना? साफ जाहिर था महिला काफी कंफ्यूज लग रही थी। मैंने उसके असमंजस का लुत्फ उठाते हुए कहा, वैसे घर पर देखता तो नहीं है, पर आप आ जाइए, आपको देख लेगा। दरअसल मिनी आजकल यहाँ आई हुई है, उसे ही चेकअप करवाना था। अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मैंने एहसान सा जताते हुए कहा, आ जाएगा, लेकिन पहले फोन जरूर कर ले, अक्सर विजिट पर निकल जाता है। फोन रखने के बाद मैं कितनी देर तक उसे घूरती हुई बैठी रही। वह प्रसंग आया जब पहली बार यह आवाज सुनी थी। उन दिनों ना तो यह बंगला था, ना ही हमारे घर में फोन था। हम लोग शिवाजी नगर में सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे। पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ फोन था, पर हमने जिसे भी नंबर दे रखा था जता दिया था कि केवल इमरजेंसी में ही फोन करे और केवल मैसेज दे, बुलाने का झंझट ना रखे। इसीलिए उस दिन जब पड़ोस की नीतू ने आकर बताया कि आंटी आपका फोन है, तो बहुत आश्चर्य हुआ। कोई मिसेस सरन बोल रही हैं, यह जानकर तो मैं और भी आश्चर्य में पड़ गई। इसी सोच में डूबी मैं उसके पीछे पीछे चल दी। मिसेस शर्मा अपनी बुनाई लेकर बरामदे में ही विराजमान थी और उस घर की प्रथा के अनुसार फोन भी मुझे वहीं लाकर थमा दिया गया था। हेलो, मैंने कांपती सी आवाज में कहा। हेलो, कौन? मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? उधर से एक दबंग आवाज आई। मैं मिसेस सरन बोल रही हूँ। जी, मैंने पहचाना नहीं। मैं मृणालिनी की मम्मी बोल रही हूँ। मृणालिनी कौन? आपके बेटे के साथ पढ़ती है, आपके घर भी अक्सर आती रहती है शायद। कौन? मिनी? जी, उसका नाम मृणालिनी है। यह बात कुछ इस तरह ठोक बजाकर कही गई थी कि दोबारा मैं उसे मिनी कहने का साहस ना करूं। आप बता सकती हैं आपका बेटा आज कहाँ गया है? शायद भोजपुर जाने की बात थी। कौन कौन गया है? शायद पूरी क्लास ही गई है। मोटरसाइकिल से गया है? यहां से तो मोटरसाइकिल पर ही गया है, शायद बस करने की बात थी, पर बस के लिए कहाँ इकट्ठा होना है यह मुझे मालूम नहीं है। मेरी बात पूरी भी न हो पाई थी कि वहां से फोन रख दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा। अपनी बात खत्म करते ही मैं फोन रखने वाली थी, पर वे ही बाजी मार गई। हताश होकर मैं पलटी तो देखा अपनी बुनाई मुलतवी करके मिसेस शर्मा फोन पर कान दिए बैठी हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता फूटी पड़ रही थी। उनके सामने कुछ तो कहना ही था। ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। अरे, तुम बाहर जा रही हो तो घर पर ठीक से बताकर तो जाओ, माँ बाप बेचारे परेशान होते हैं। मिसेस शर्मा के सामने तो मैंने अभिनय कर लिया, पर घर पहुंचने पर वह अपमान फिर से मुझे सालने लगा। कानों में वही आवाज गूंजने लगी। लगा जैसे मुझे कटघरे में खड़ा करके वे क्रॉस एग्जामिन कर रही हूं। मैं इस कदर जली भुनी बैठी थी कि अजय के लौटने पर उसे पानी भी नहीं पीने दिया और शुरू हो गई। वो तुम्हारी मिनी की मम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? दुनिया भर के सवाल पूछ रही थी। ये लोग कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, साथ में कौन कौन है? क्या मिनी घर पर कुछ भी बताकर नहीं जाती?
अजीब बेवकूफ औरत है। अजय, मैंने डपटा, तुम किसी की माँ के बारे में बात कर रहे हो? सॉरी मम्मा, पर मेरे सामने मिनी ने उन्हें सारे डिटेल्स बताए थे। कह रही थी ये 5वीं बार सब कुछ पूछा जा रहा है। तो क्या तुम उसके घर गए थे? हाँ, उसने कहा था मुझे पिकअप कर लेना, वहीं से हम लोग गर्ल्स हॉस्टल गए थे। तभी तो उनका माथा ठनका होगा। सोचा होगा दोनों अकेले ही कहीं निकल गए। पर जो कुछ भी कहना सुनना था अपनी बेटी से कहती। मुझ पर रौब झाड़ने की क्या जरूरत थी? अपनी बेटी पर तो बस चलता नहीं है, दूसरों पर धौंस जमाती है। इस औरत का दूसरा फोन तो और भी अप्रीतिकर था। आज भी याद आती है तो अपमान से मेरा बदन जलने लगता है। उस समय तक मिनी मेरे घर में ही नहीं, मेरे मन में भी रच बस गई थी। उसके लिए कार्डिगन बुनते बुनते मैं बहुत महीन सपने बुनने लगी थी। अब मेरे घर में उसकी पसंद का खाना बनने लगा था, उसकी पसंद के अचार बनने लगे थे। एक दिन अजय ने शिकायत कर दी थी, मम्मा ये भुक्कड़ लड़की मेरा सारा टिफिन चट कर जाती है। तब से मैं अजय को बड़ा सा टिफिन देने लगी थी। उसमें आलू के, मेथी के, मूली के, गोभी के पराठे बदल बदल कर देती। तीज त्योहार पर उसके हिस्से की मिठाई भी रखती। बाजार जाती तो उसकी नाप की चूड़ियां ले आती या बालों में बांधने के लिए नई नई चीजें ले आती। कभी उसके लिए रुमाल का सेट ले आती या मीठे सुपारी के पैकेट्स। अपनी मनपसंद चीजें पाकर वह बच्चों की तरह किलकारी भरती और मेरी खुशी का पारावार न रहता। एक दो बार अजय ने कहा भी, मम्मा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? फालतू फिलॉसफी बघाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उसे डपट देती। भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, वही शौक पूरा कर रही हूं, बस इसमें ज्यादा और कम की क्या बात है। इस बार लेकिन जरा अति ही हो गई थी। भतीजे की शादी में मैं हैदराबाद जा रही थी तो मिनी ने हैदराबादी मोतियों की फरमाइश कर दी। मैं तो निहाल हो गई। अपने गुप्त खजाने से मैंने पैसे निकाल लिए और श्रीमान जी से छुपाकर एक प्यारा सा सेट खरीद लिया। घर लौटते ही मैंने अजय को अपनी सौगात दिखाई। उसने निर्लिप्त भाव से देखा और रख दिया। वैसे भी लड़कों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पर मेरा उत्साह तो फूटा पड़ रहा था। मैंने कहा, मिनी के लिए है। क्या? वह बुरी तरह चौंका। और क्या, तुम क्या समझे थे? ये झुमके मैं पहनूंगी? मामा, उसने गंभीर होकर कहा, उसके लिए इतने पैसे फूकने की कोई जरूरत नहीं थी। इतने पैसे कहाँ फूके हैं? कोई बहुत महंगा थोड़ी ही है। तब तो और भी। तुम समझती नहीं हो मम्मा, वे लोग बहुत बड़े लोग हैं। तुम्हारी ये पसीने की कमाई वहां 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी। इधर उधर फिरती फिरेगी। वह मजाक में कुछ कह देती है और तुम उसे पकड़कर बैठ जाती हो। खाने पीने तक तो ठीक है, बट दिस इज टू मच। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चुपचाप वह सेट उठाकर रख दिया और अवसर की प्रतीक्षा करती रही। मुझे ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ा। एक दिन आकर मिनी ने मेरे पांव छुए। आंटी, आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। मैंने तुरंत वह सेट लाकर उसके हाथों में थमा दिया। उसने डिब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हर्ष और विस्मय से भर उठी। ओह आंटी, यू आर सो स्वीट, उसने कहा और फौरन मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर पहनने लगी। 3 ही चीजें थीं, हार, कंगन, झुमके। पर पहनते ही जैसे उसका रूप और भी निखर आया। वह मुग्ध होकर अपना ही प्रतिबिंब निहारती रही। वह कमनीय रूप रात भर मेरी आंखों में तैरता रहा, मेरे सपनों को आनंद से सराबोर करता रहा। इतने दिनों तक पति से यह बात मैंने छुपा रखी थी, पर खुशी के आवेग में इन्हें भी सब कुछ सुना दिया। रात तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर सुबह नाश्ते के समय बोले, जया, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। कहिए। दरअसल तुम बहुत ज्यादा भावुक हो
इसलिए बहुत ऊंचा उड़ने लगती हो। मुझे डर लगता है किसी दिन अपने ही द्वारा चली जाओगी। किस बारे में कह रहे हैं? यही, बच्चों के बारे में। देखो, अब वह पहले वाला जमाना तो रहा नहीं। लड़के लड़कियां आजकल निसंकोच एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स तो कुछ ज्यादा ही फ्री होते हैं। तो कहना यही है कि बहुत सारे सपने मत देखा करो, पछताओगी। मैंने बहस नहीं की, इच्छा ही नहीं हुई। ऐसी बातों पर कोई बहस करे भी तो क्या? हाँ, बाप बेटा दोनों मुझे सिखाने चले हैं। मैं बच्ची हूं जैसे। मेडिकल स्टूडेंट्स हुए तो क्या दुनिया से निराले हो गए? अरे माँ हूं मैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। इस बात को 5 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि मेरा सम्मन आ गया। पड़ोस की नीतू बुरा सा मुंह बनाकर आई और बोली, आंटी, कोई मिसेस सरन आपसे बात करना चाहती हैं। फोन पर उसी रूखी दबंग आवाज से सामना हुआ। मिसेस प्रसाद बोल रही हैं? जी। वह मोतियों वाला सेट मिनी को आपने दिया था? जी। क्या सोचकर दिया था? उनकी आवाज ऐसी थी कि मेरा खून ही जम गया। देखिए, हम जिस तिस से इतना महंगा प्रेजेंट नहीं लेते। जिस तिस से क्या मतलब हुआ? यह औरत जानबूझकर अनजान बन रही है या कि कुछ जानती ही नहीं? मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी फिर नितांत व्यवहारिक लहजे में कहा, देखिए, पहली बात तो यह है कि वह सेट बहुत महंगा नहीं है। दूसरे यह कि आपकी बेटी ने मुझसे मंगाया था। अपनी बात समाप्त कर मैंने जोर से रिसीवर पटक दिया। याद ही नहीं रहा कि फोन की मालकिन मेरे पीछे ही बैठी मुझे अपलक ताक रही है। मिसेस सरन से निपटकर अब मिसेस शर्मा को झेलना था। गुस्से में तो मैं थी ही, उसी रौ में कह दिया, अजीब बेवकूफ लड़की है। सामान मंगाने से पहले घर पर पूछना तो चाहिए। मंगा लिया, अब पैसे देते जान निकल रही है। और देखिए मिसेस शर्मा, अब इस औरत का फोन आए तो मुझे मत बुलाइएगा प्लीज। मैं कहाँ तक इनकी बिटिया की चौकीदारी करती रहूंगी। उसके बाद फोन तो नहीं आया। तीसरे दिन एक चपरासी मेरा पता ठिकाना पूछता हुआ आया। उसने एक लिफाफा मुझे पकड़ाया। देखा, पूरे 1000 रुपए थे। मैंने भी 790 रुपए काटकर बची हुई राशि बिल के साथ उनके घर भेज दी। वे पैसे कितने ही दिनों तक मेरी दराज में पड़े रहे। मुझे हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं हुई। लगा कि जैसे किसी ने मेरा स्नेह दान ही लौटा दिया हो। शर्म के मारे मैंने अजय से या उसके पापा से कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मिनी को शायद इन सब बातों की खबर ही नहीं थी। वह उसी तरह घर आती रही, मुझसे पनीर के पकौड़े और मूंग की कचौड़ी बनवाती रही, अजय की शिकायतों का पुलिंदा खोलती रही, पर मेरा मन रूठा ही रहा। फिर धीरे धीरे उसका आना कम होता गया। तब मुझे लगा मुझे उसकी कितनी आदत हो गई है। किसी किसी दिन तो मैं सड़क पर पलके बिछाए ही बैठी रहती, और जब वह नहीं आती तो अपने को ही दोष देती। मेरा अपमान तो उसकी माँ ने किया है। वह बेचारी तो हमेशा मुझसे आदर और स्नेह से ही मिलती रही है। फिर उस पर नाराज होना मेरी बेवकूफी ही थी। उन दिनों शायद अजय इंटर्नशिप कर रहा था, साथ ही पीजी की पढ़ाई भी जोरों से चल रही थी। पर इस बीच मिनी बिल्कुल अंतर्धान हो गई थी। आखिर घबराकर मैंने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है, आजकल मिनी नहीं आती? शुक्र है कि नहीं आती। आती है तो इतनी धमा चौकड़ी मचाती है कि एक अक्षर पढ़ा नहीं जाता। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी पढ़ाई तो चौपट हो जाती है। तो क्या वह परीक्षा नहीं देगी? इंटर्नशिप भी कर ले तो बहुत है। क्यों? ऐसा क्यों? उसे जरूरत क्या है मम्मी? उसके ससुराल वाले इतने अमीर हैं कि एक डॉक्टर उसके लिए अलग से रख सकते हैं। तो क्या उसकी शादी हो रही है? हाँ, अगले महीने। मैंने अजय की ओर देखा। उसका चेहरा
एकदम सीधा सपाट था। अज्जू, क्या सचमुच? मैं पूछना चाह रही थी कि अज्जू, क्या सचमुच तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हारा मन भी तुम्हारे स्वर की तरह निर्लिप्त और शांत बना हुआ है। पर पूछ नहीं सकी। मेरी अपनी ही आवाज लड़खड़ा गई। चेहरा भी जाने कैसा तो हो गया। अजय अपनी कॉपी किताब छोड़कर मेरे पास आ खड़ा हुआ। मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दरअसल तुम सोचती बहुत हो। अब जाकर लेट जाओ, मैं गोली दे रहा हूं, खाकर सो जाओ। मुझे अपने ऊपर बहुत बहुत शर्म आई। लगा कि बेटा मुझसे ज्यादा समझदार है। फिर मिनी की शादी का कार्ड भी आया। खुद मिस्टर एंड मिसेस सरन देने आए थे। बेटी ने ठेल ठाल कर भेजा होगा। इस बार मिसेस सरन का मूड काफी अच्छा था। शायद अब उन्हें मुझसे या मेरे बेटे से कोई खतरा नहीं था, इसीलिए वे निश्चिंत हो गई थीं। उन्होंने अजय की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम लोगों से शादी में आने के लिए बार बार आग्रह किया। उनके निमंत्रण का मान रखने के लिए हमें शादी में जाना भी पड़ा। उस समारोह में वैभव के भव्य प्रदर्शन को देखकर मैं सहम गई। किस बूते पर मैं इस लड़की को बहू बनाने चली थी? मेरे घर में एक फोन तक नहीं है। उसके बाद 2-3 साल मेरे बहुत हताशा में बीते। अजय ने एमडी किया। उसके लिए डॉक्टर बहू भी आई। रिटायरमेंट के बाद हमने यह बंगला भी बनवाया। अब तो खैर गाड़ी भी है, पर कुछ है जो कसकता ही रहता है। रात खाना खाते हुए मैंने कहा, आज मिसेस सरन का फोन आया था। कौन मिसेस सरन? अरे वही, मिनी की मम्मी। तो ऐसा कहो ना, उन्हें मिसेस सरन के नाम से कौन जानता है? वे तो मिनी की मम्मी के नाम से ही मशहूर है। बेचारी मिनी एंड हर फॉर्मिडेबल मम्मी। अजय कितने सहज भाव से यह कह गया था। मैंने कनखियों से चारू की ओर देखा। वह बड़े मनोयोग से कार्तिक को खाना खिला रही थी। क्या यह मिनी के बारे में जानती है? जानती है तो कितना? हाँ, तो ये मिसेस सरन क्या कह रही थी? अपॉइंटमेंट मांग रही थी। मिनी का चेकअप करवाना है। मैंने फिर एक बार चारू की ओर देखा। वह अपने काम में व्यस्त थी। तुमने क्या जवाब दिया मम्मा? क्या कहती? यही कहा कि आने से पहले फोन कर ले। दैट्स गुड। पर मिनी को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? लोग तो यहाँ से बंबई जाते हैं। विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मैंने आंखें गड़ाकर चारू के चेहरे की ओर देखा, पर कहीं कोई सलवट नजर नहीं आई। शायद उसने सहज भाव से ही यह कह दिया होगा। अजय को तो उसकी बात पर हंसी ही आ गई। बोला, तुम विश्वास की बात करती हो? वह बेवकूफ मुझे डॉक्टर भी मान ले तो बहुत है। अरे, अमीरों का यह भी एक शगल होता है। अपनी तबीयत का रोना लेकर डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते रहते हैं। पैसे खर्च करने का कुछ तो बहाना मिले। जैसा कि तय हुआ था, एक दिन दोपहर 4 बजे दोनों माँ बेटी पधारी। मिनी को मैं लगभग 10 साल बाद देख रही थी। सुख और वैभव जैसे उसके शरीर से फूटा पड़ रहा था। अजय तो छूटते ही बोला, वाह, घर कैसा भरा भरा लग रहा है। पता चल रहा है कि कोई खाते पीते घर की महिला पधारी है। अजय, मैंने डपटा। अच्छा हुआ जो मिसेस सरन उसके व्यंग को समझ नहीं पाई। शायद वे उस मनस्थिति में थी भी नहीं। बिसूरते हुए बोली, खाते पीते घर की होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? कोई खाए पिए तब तो। इसे ना तो भूख लगती है न नींद आती है। थोड़ी देर को सोती है तो अजीब अजीब सपने आते हैं। इतनी सी उम्र में बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो हार्ट भी डैमेज हो सकता है। वहां से ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखती थी कि पढ़कर रोना आ जाता था। इसलिए मैंने यहीं बुला लिया।
इतने दिनों तक तो बच्चों के स्कूल का बहाना था, अब तो वे दोनों भी हॉस्टल चले गए। मैंने कहा, अब यहाँ 2-4 महीने रहो और लगकर इलाज कराओ, तुम्हें ठीक करके ही भेजूंगी। सच बेटा, इतनी सी उम्र में तुमने बहुत नाम कमा लिया है, बड़ी खुशी होती है। इतने लंबे चौड़े वक्तव्य के बाद वे सांस लेने को रुकी तो अजय ने कहा, अच्छा तो आंटी, अब यह बताइए कि मैं डॉक्टर की तरह बात करूं या आपके अपने अजय की तरह? तुम तो अपने हो बेटा, अपनों की तरह ही बात करो, ताकि पता तो चले कि बीमारी क्या है। बाकी लोग तो बस फीस वसूलते हैं और चल देते हैं। तो सबसे पहले इनसे कहिए कि 5-10 किलो वजन कम करें, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर होकर इतना भी नहीं जानती कि मोटापा 100 बीमारियों को आमंत्रण देता है। अजय, पहले उसे ठीक से देख तो लो। आते ही लेक्चर झाड़ना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर माँ का हक अदा किया और भीतर चारू के पास चली गई। वह चाय की तैयारी में व्यस्त थी। मैं बाहर वैभव का प्रदर्शन देखकर आई थी। चाहा कि चारू भी जरा ठीक ठाक होकर बाहर आए, पर ऐसा साफ साफ कहने का साहस न हुआ, इसलिए बात को घुमा फिराकर यूं रखा, जरा बाहर देखो तो कैसी बन संवर कर आई है, जैसे डॉक्टर के यहाँ नहीं किसी रिसेप्शन में आई हो। चारू ट्रे में प्लेट चम्मच जमा रही थी। अपना काम जारी रखते हुए बोली, मम्मी जी, वे लोग बड़े लोग हैं, 5-10 तोला सोना तो वे लोग वैसे ही डाले रहते हैं। फिर वे अपनी माँ के साथ आई है। आप लोग तो अपनी बहू बेटियों को जहां भी ले जाती हैं, गुड़िया की तरह सजाकर ही ले जाना चाहती हैं। उसने तो जैसे मेरा मुंह ही बंद कर दिया। चाय लेकर वह उन्हीं घरेलू कपड़ों में बाहर आई। मैंने परिचय करवाया तो उसने सिर पर दुपट्टा डालकर मिसेस सरन के पांव छू लिए। उन्होंने थोड़ी छूकर उसे आशीर्वाद दिया और पर्स खोलकर 100 का एक करारा नोट भी दिया। ये क्या कर रही हैं? पहली बार बहू को देखा है तो क्या खाली हाथ देखूंगी? फिर उन्होंने एक नोट कार्तिक को भी पकड़ाया। मैंने कुछ नहीं कहा, समझ गई कि यह शगुन नहीं, फीस का संकल्प है। कार्तिक मजे से मिनी की गोद में बैठा हुआ उसके लॉकेट से खेल रहा था। उसे चूमते हुए मिनी बोली, इन हजरत की तो हमें याद ही नहीं रही, नहीं तो कोई अच्छी सी टॉफी ले आते। कोई बात नहीं, अगली बार ले आइएगा, चारू ने शहद घुले स्वर में कहा, लेकिन अगली बार पेशेंट बनकर नहीं, खाने पर आइएगा। आज तो जल्दी में कुछ बना ही नहीं पाई। माय गुडनेस, यह तो मेरे लिए खाने के बराबर ही हो गया, मिनी ने पनीर का पकौड़ा उठाते हुए कहा, और सब की सब मेरी फेवरेट चीजें हैं। मम्मी जी ने बता दिया था। हाय आंटी, आपको अब तक याद है, सो स्वीट ऑफ यू, मिनी ने किलक कर कहा। वह फिर से वही पहले वाली मिनी बन गई थी। उस समय अजय कंसल्टिंग रूम से निकल कर आया। मेज पर प्लेटों का हुजूम देखकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वह लड़की मेरे यहाँ इलाज करवाने आई है, तुम तो उल्टा उसे बीमार करके भेजोगी। नो कमेंट मिस्टर, यह मम्मी जी का इलाका है, यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। चारू की इस बात पर सब लोग खुलकर हंस दिए। वातावरण हल्का हो गया। मिसेस सरन बोली, ये आज 2 चीजें चाव से खा रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो यह सीन देखने को तरस गई थी। आंटी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, इसे कोई बीमारी नहीं है, खाली समय इसे खाए जा रहा है। पति टूर पर रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में हैं, तो इसके पास अब वक्त ही वक्त है। बैठे बैठे सोचती रहती है और कुढ़ती रहती है। इसे चाहिए कि इस वक्त का कुछ सदुपयोग करे। तो क्या करूं? घर में कुछ करने को हो तब तो दर्जन भर नौकर चाकर हैं, उनके लिए ही काम नहीं निकलता तो हमें कौन करने देगा? तुम्हारी तो जॉइंट फैमिली है ना, दूसरी औरतें क्या करती हैं? मेरी सास तो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं,
बड़ी जेठानी दिन भर घर में ताश खेलती हैं, रात को क्लब में खेलने जाती हैं। छोटी वाली हफ्ते में 3 दिन पार्लर में जाती है, 3 दिन अलग अलग लेडीज क्लबों में हाउसी खेलती है। मुझे इनमें से एक भी काम अच्छा नहीं लगता, सब करके देख लिया, किसी में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हें यह सब करने की जरूरत भी क्या है? तुम्हारे पास तो अच्छी खासी MBBS की डिग्री है, खाली समय में प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू कर देती? मना करते हैं, कहते हैं जरूरत क्या है। पैसे की जरूरत नहीं है, पर और भी जरूरतें होती हैं। तुम चाहो तो किसी झोपड़पट्टी में जाकर मुफ्त इलाज कर सकती हो, दवाइयां बांट सकती हो, स्वार्थ परमार्थ दोनों सिद्ध होगा। अरे वे लोग बहुत दकियानूस हैं, झोपड़पट्टी में नहीं जाने देंगे, मिसेस सरन बोली। घर में गैरेज तो होगा? 3 है, तो जो दिन में खाली रहता हो उसमें क्लिनिक खोल लो। अजय, हम लोग फ्लैट में रहते हैं और सोसाइटी वाले हर किसी को अहाते में नहीं आने देते। क्लिनिक में तो 10 तरह के लोग आएंगे, तो दूसरे मेंबर्स ऑब्जेक्शन उठाएंगे। दरअसल आजकल बंबई में बंगलों में रहना बहुत अनसेफ हो गया है, इसलिए सब लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं। मिनी का फ्लैट कहने भर का फ्लैट है, पूरा महल है, महल। मिसेस सरन ने फौरन स्पष्टीकरण दे डाला। उन्हें डर लगा कि कहीं हम मिनी की हैसियत कम ना आंक बैठे। तो तुम पति के साथ टूर पर जाया करो, बिजनेस में हाथ बटाया करो। यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं। कहते हैं जितने चाहे पैसे लो और चुपचाप घर में बैठो, बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। उनकी भाभीियों की तरह मैं पैसा फेंकती रहूं तो उन्हें कोई मलाल नहीं है, पर काम करने के नाम से उन्हें चिढ़ होती है। उनसे कहो कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ महिलाओं में कुछ तो फर्क होगा। नहीं अजय, वे सब पढ़ी लिखी हैं। मेरी बड़ी जेठानी LLB है, छोटी तो MSc PhD है, मेरी सास तक उस जमाने की BA है। पढ़ लिख कर वे लोग इतना निष्क्रिय जीवन जी रही हैं तो यह उनका अपना मसला है। इट्स देयर लाइफ। अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद करने का उन्हें पूरा अधिकार है, पर तुम अपनी डिग्री में जंग लगने दो, यह जुर्म होगा। इट इज अ सोशल क्राइम। मतलब इस देश में डॉक्टरों का वैसे ही अकाल है, ऐसे में एक डॉक्टर अगर घर में बैठ जाए तो यह अन्याय ही होगा ना। एक विद्यार्थी को डॉक्टर बनाने में शासन का कितना खर्च आता है जानती हो, और तुम जैसे लोग उस खर्च को मिट्टी कर देते हैं। एक तो तुमने एक होनहार छात्र की सीट छीन ली, फिर उसका उपयोग भी नहीं किया। यह तो दोहरा अन्याय है। तुम BA MA करके घर बैठ जाती तो कोई बात नहीं थी, पर MBBS करके घर बैठना यह तो अक्षम्य अपराध है। मिनी सिर झुकाए सुनती रही। उसकी माँ से बेटी की यह दशा नहीं देखी गई। बोली, पहले इसकी तबीयत तो ठीक हो ले, फिर सोचेंगे। उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है आंटी जी, यह सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। कुछ ना कर पाने की विवशता ने उसे बीमार कर दिया है। ऐसा ना होता तो वह भी मजे में ताश खेलकर जिंदगी गुजार सकती थी। तो अब मैं क्या करूं? मिनी की आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। करना क्या है? अपने घर वालों से कहो कि मुझे काम चाहिए, आई नीड वर्क। आपको पैसों की जरूरत ना सही, पर मुझे काम की जरूरत है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मिनी ने सिर झुका लिया। मैं जानती थी अपने घर वालों से वह कभी कुछ नहीं कह पाएगी। वह इसी तरह मन में कुढ़ती रहेगी, घुलती रहेगी। अगर कुछ कहने की हिम्मत होती तो क्या अपने माँ बाप से नहीं कहती कि मेरी शादी रोक दीजिए, मेरा मन कहीं और है। जो जीवन के निर्णायक क्षणों में मुंह नहीं खोल सकी, अब क्या खोलेगी? मम्मी जी, मैं चलूं, देर हो रही है। हम सब ने चौंक कर सिर उठाया। चारू क्लिनिक जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वह हमारे बीच से कब उठकर चली गई हमें पता ही नहीं चला। अभी आधा घंटा पहले एक घरेलू सी लड़की हमारे बीच में बैठी चाय का सामान समेट रही थी।
अब हमारे सामने खड़ी थी एक चुस्त दुरुस्त डॉक्टर, कलफ लगी साड़ी, गर्दन पर झूलता बड़ा सा जूड़ा, हाथों में स्टेथोस्कोप। दीदी वह मिनी के पास जाकर बोली, हो सके तो हमें अपनी थोड़ी सी फुर्सत उधार दे दीजिए। देखिए ना कैसी भागम भाग मची रहती है, 2 घड़ी आपके पास बैठ भी ना पाई। मिनी निर्निमेष उसे देख रही थी। सचमुच चारू का चेहरा आत्मविश्वास के तेज से दमक रहा था। उसके सामने मिनी कितनी फीकी और असहाय लग रही थी। पहली बार मुझे अपनी बहू पर प्यार आया। लगा इन लोगों की नजर न लग जाए कहीं।